केस 2 की बात करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी को हमने किराए पर दिया हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट एंड वाज वेकेंट ड्यूरिंग द होल और पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब हमने जो घर किराए पर दिया है वो हो सकता है कुछ समय के लिए खाली रहा हो, क्योंकि हम ये हो सकता है कि साल के शुरू में किराएदार था, 2 महीने के बाद वो छोड़कर चला गया, नया किराएदार आने में 1-2 महीना लग गया, ऐसा हो सकता है। ये हो सकता है साल के बीच में 1 बार 2 बार ऐसा हो सकता है कि हमारा मकान खाली रहा हो। अब हमें उस दौरान कैसे करना होगा, जब हमें रेंट मिला ही नहीं तो क्या हमें टैक्स देना होगा, ये सारी बातें अब हम केस नंबर 2 में सीखने वाले हैं। House property which is let and was vacant during the whole or part of the year. If the house property is partly let out and partly vacant, साल में कुछ समय तक किराए पर है और कुछ समय तक खाली है, in such cases expected rent shall be computed for 12 months. What is the meaning of expected rent? हमने एक्सपेक्टेड रेंट का मीनिंग देखा था। एक्सपेक्टेड रेंट का मीनिंग होता है म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू, व्हिचएवर इज हायर, उसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, व्हिचएवर इज लोअर, ये एक्सपेक्टेड रेंट होता है। तो एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का ही लेना है, बट व्हाइल कंप्यूटिंग रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जब हम इसको कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से, अब एक्चुअल रेंट तो 12 महीने का मिला ही नहीं, तो ये तो 12 महीने का लिख ही नहीं सकते। रेंट फॉर द पीरियड फॉर विच द हाउस वाज वैकेंट शैल बी एक्सक्लूडेड, यहां पर एक्चुअल रेंट मान लिया 2 महीने के लिए वैकेंट रहा, तो एक्चुअल रेंट तो 10 मंथ्स का ही लेंगे हम। एंड GAV शैल बी हायर ऑफ द एक्सपेक्टेड रेंट एंड रेंट रिसीवेबल, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होता है वो हमारी GAV हो जाती है। लेकिन ये 12 महीने की एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट 10 महीने की, तो ज्यादातर केस में तो एक्चुअल रेंट ही कम आएगा, लेकिन हम तो व्हिचएवर इज हायर लेते, तो नुकसान हो जाएगा मकान मालिक को कि भैया उसे किराया तो मिल रहा है कम, लेकिन उसे ज्यादा किराए पर टैक्स देना पड़ रहा है। बट इफ द रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल इज लेस देन द एक्सपेक्टेड रेंट ओइंग टू वैकेंसी, मतलब हम तो इन दोनों में से ज्यादा लेते, लेकिन यहां पर एक पॉइंट लिखा है कि अगर एक्चुअल रेंट कम है, और कम क्यों है, ओइंग टू वैकेंसी। अब ये कैसे पता चलेगा, ओइंग टू वैकेंसी मतलब वैकेंसी की वजह से ही कम है, ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा, मान लिया एक्सपेक्टेड रेंट है, मान लेते हैं 12,000, ठीक है। अगर हम एक्चुअल रेंट 12 मंथ्स का लेते हैं, सपोज ऐसे ही इमेजिनरी फिगर ले रहा हूं कि ये 13,000 आ रहा है, तो व्हिचएवर इज हायर होता तो हमारा GAV 13,000 हो जाता। इसका मतलब इसे थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है कि हमारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है। इसका मतलब जो एज पर द लॉ हमने जो सारा ऊपर कंपेयर करके एक्सपेक्टेड रेंट निकाला कि भैया इतने का किराए पे आपको देना चाहिए, हम उससे भी ज्यादा किराए पर दे रहे हैं, और हम बता भी रहे हैं कि भैया हमारा एक्चुअल रेंट ज्यादा है और हम ज्यादा अमाउंट पर टैक्स भी दे रहे हैं। भाई गवर्नमेंट के हिसाब से 12,000 रुपए का रेंट मानते हैं कि सफिशिएंट है, और हम तो कह रहे हैं कि हमने 13,000 का रेंट मिल रहा है, इसका मतलब हमने अच्छी खासी वैल्यू पर घर को किराए पर दिया है, लेकिन किसी वजह से वो खाली रह गया, वैकेंट हो गया, और ये हमारा 10,000 रह गया। तो हम बेईमानी तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, हम तो रेंट अच्छा खासा ले रहे थे, हम बता भी रहे। तो ऐसी सिचुएशन में कह रहे हैं कि वैकेंसी की वजह से ही तो रेंट कम हुआ है एक्चुअल रेंट, वरना तो ज्यादा ही था, तो हम GAV 13 की बजाय 10,000 ले लेंगे, मतलब अब 12 की बजाय, क्योंकि अब 10 और 12 में जो भी ज्यादा 12 होना चाहिए, लेकिन 10,000 लेंगे। यहां देखो साफ साफ लिखा है, if the rent received receivable is less than expected owing to vacancy, in that case rent received receivable shall be GAV, ठीक है। मैं अभी सब केस वगैरह सिचुएशन लेकर सब बातें बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्सपेक्टेड रेंट इज 20,000 पर मंथ एंड रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल इज 15,000 पर मंथ, अब यहां तो कम ले रहे हैं ये,
तो यहाँ अगर हमारा कम आ रहा है तो वो ओइंग टू वैकेंसी तो कम आ ही नहीं रहा है। अगर मान लिया इस सिचुएशन में हमारा एक्सपेक्टेड रेंट मान लिया 18,000 है और एक्चुअल रेंट 12 महीने का 15,000, तो ऐसी सिचुएशन में तो टैक्स किस पे देना पड़ता? 18,000 इंटू 12 एक्सपेक्टेड रेंट पे ही देना पड़ता। अब अगर किसी वजह से ये 1-2 महीने कम हो गए तो भी क्या फर्क पड़ा? रेंट तो भाई टैक्स तो पहले उसी अमाउंट पर दे रहे थे। तो यहां पर लिखा है कि अगर मान लिया वैकेंसी 5 महीने की हो गई, जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल रेंट ओइंग टू वैकेंसी कम नहीं हो रहा है, वो पहले से ही कम था। Even if there was no vacancy, still rent receivable was less than the expected rent. If rent receivable is 25,000, तब ऐसी सिचुएशन में कि भैया हमारा रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से तो ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वैकेंसी की वजह से कम हो जाएगा तो फिर हम कम वाला अमाउंट लेंगे। वैकेंसी है 5 months, जीवी विल बी रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि अगर वैकेंसी नहीं होती तो ये ज्यादा होता, वैकेंसी है तो कम हो गया, इसका मतलब ओइंग टू वैकेंसी हमारा एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है। तो इसको डिस्कस करते हैं हम एक एक करके। बस एक बात ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा 12 महीने का ही लेना है। एक्सपेक्टेड रेंट को हमें कम पीरियड का नहीं करना। सिचुएशन नंबर 1 क्या कि एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का एक्चुअल रेंट के 12 महीने से ज्यादा है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। यहां तो हमेशा ही जीएबी एक्सपेक्टेड रेंट ही आएगा, क्योंकि अगर वैकेंसी की वजह से हम बात कर रहे हैं तो उसकी वजह से नहीं, एक्चुअल रेंट तो पहले ही कम है, तो वैकेंसी की वजह से कम नहीं हो रहा है। तो यहां पर तो हमेशा जीएबी हमारी एक्सपेक्टेड रेंट ही होगा। तो म्युनिसिपल वैल्यू है 90,000, पेरेंटल वैल्यू है 1,40,000, जो भी ज्यादा हो 1,40,000, स्टैंडर्ड रेंट है 120, जो भी कम हो, तो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 1,20,000। हाउस प्रॉपर्टी का किराया है 9,000 पर मंथ। तो पहले हम एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 12 मंथ्स के लिए देखें, क्या आ रहा है? 1,08,000। इसका मतलब मान लिया किराए वैकेंसी को छोड़ दिया जाए, मान लिया घर खाली नहीं रहा, तो भी हम अगर इसे एक्चुअल रेंट 1,08,000 से कंपेयर करें तो एक्सपेक्टेड रेंट ही ज्यादा आता है। इसका मतलब कि एक्चुअल रेंट तो ऑलरेडी कम है, वैकेंसी की वजह से कम नहीं हुआ, ये ऑलरेडी ही कम है। तो हमें क्या करना है? हमें सिंपल सा करना है, एक्चुअल रेंट ये 12 महीने का है और हमारा 1 महीने के लिए वैकेंसी रही, तो एक्चुअल रेंट 11 मंथ्स का 99,000 हो गया। तो 99 विच एवर इज हायर ले लेंगे, तो जीएवी क्या हो जाएगा? 1,20,000। ठीक है। अब यहां लिखा है म्युनिसिपल टैक्सेस है 40,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस 40,000, तो हमने म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दिए। हमसे पूछा एनुअल वैल्यू बताइए, तो एनुअल वैल्यू आ जाएगी 80,000। इसका मतलब जहां पर हमारा 12 महीने का रेंट कम आ रहा है वहां हमें नॉर्मल काम करना है। नॉर्मल काम क्या करना है? जो भी ज्यादा है वही लेना है, लेकिन याद रखिए कंपैरिजन करते हुए हमेशा एक्चुअल रेंट मतलब लेट आउट पीरियड का ही लेंगे, क्योंकि 12 महीने के लिए तो हमने किराए पर दिया ही नहीं। सिचुएशन नंबर 2 देखते हैं। यहां है कि एक्सपेक्टेड रेंट कम है एक्चुअल रेंट 12 महीने से, तो यहां पर तो हमारा वो सिचुएशन हो गया कि अगर 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 एक्चुअल रेंट कम हो गया, एक्चुअल लेट आउट पीरियड का एक्चुअल रेंट कम हो गया, तो वो ड्यू टू वैकेंसी ही कम होगा, है ना। लेकिन यहां हमारी सिचुएशन नंबर 2 क्या है कि एक्चुअल रेंट 12 महीने का, एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का और एक्चुअल रेंट 12 महीने का कंपेयर करें तो एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का कम है। एज वेल एज ये भी तो हो सकता है कि वैकेंसी की वजह से पैसा कम मिला, लेकिन स्टिल मान लिया 10 महीने 11 महीने के लिए हमने किराए पर दिया, वो अभी भी 12 महीने के एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा आ रहा है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो भी नॉर्मल केस ही है, जो भी ज्यादा है वो लेना है।
तो अगर 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट इवन एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड से कम है तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम विच एवर इज हायर लेते हैं, और एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो वही ले लेंगे एक्चुअल रेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। म्युनिसिपल वैल्यू है 90,000, पे रेंटल वैल्यू है 1,40,000, जो भी ज्यादा हो 1,40,000, स्टैंडर्ड रेंट है 1,20,000, जो भी कम हो 1,20,000, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 12 महीने का, मतलब 10,000 रुपए महीना हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है। एक्चुअल रेंट 12 मंथ्स का देखा जाए तो 15,000 इंटू 12 1,80,000 होता है। वैकेंसी है 1 मंथ की और एक्चुअल रेंट 11 मंथ का देखा जाए तो 15,000 इंटू 11 1,65,000, ये अभी भी ज्यादा ही है। तो भैया हम हमेशा कंपैरिजन तो एक्चुअल लेट आउट पीरियड का ही करते हैं, बता रखा है 1,65,000, जो भी ज्यादा हो तो 1,65,000। हमारी GAV आ गई, म्युनिसिपल टैक्सेस हो गए 40,000 और हमारी एनुअल वैल्यू आ गई 1,25,000। इसका मतलब सिचुएशन नंबर 1 और 2 में हमें नॉर्मल कंपेयर करते हुए आंसर निकालना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि एक्चुअल रेंट उसी पीरियड का लेना है जो लेट आउट पीरियड, वैकेंसी पीरियड का नहीं लेना एक्चुअल रेंट, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का लेना। तो हमने दो सिचुएशन देखी जहां पर हमने नॉर्मल तरीके से आंसर निकाला। लास्ट में एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड व्हिचएवर इज हायर लिया, दोनों में। ध्यान से देखो पिछले एग्जांपल में भी क्या करा, एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का, हमने क्या बात करी है, एक्सपेक्टेड रेंट हमें 12 महीने का लेना है और एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड का लेना है हमेशा। ठीक है, जो भी ज्यादा हो वही ज्यादा वाला लिया है। यहां पर भी वही सिचुएशन है, एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का लिया, एक्चुअल रेंट 11 महीने का लिया, जो भी ज्यादा हो वही लिया। तो अभी तक हमने सेम काम किया जो पहले सीखा, बस एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड का लिया, एक चेंज करा। अब ये है मेन सिचुएशन नंबर 3, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है ये, अगर हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का कम है एक्चुअल रेंट से, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का ज्यादा है एक्चुअल रेंट से जो एक्चुअल लेट आउट पीरियड का है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं वो सिचुएशन आ गई जो सिचुएशन कहती है कि हमारा एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड का कम है ड्यू टू वैकेंसी। तो ये तो हम जेन्युइन केस है, हम ज्यादा किराया लेना चाहते थे लेकिन वैकेंसी की वजह से कम मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें नुकसान नहीं करने देगी गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वो ये कहेगा ओके आप कम वाला ले लो, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ GAV ले लेंगे एक्चुअल रेंट जो भी कम हो, क्योंकि वैकेंसी की वजह से कम हो रहा है। चेक करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू 90,000, रेंटल वैल्यू 1,40,000, जो भी ज्यादा हो 1,40,000। फिर हम इसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट, जो भी कम हो, एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का आ गया हमारे पास, 12 मंथ्स का 1,20,000। अब हमने कंपेयर किया एक्चुअल रेंट 12 मंथ्स का, तो वो क्या होता है 11,000 इंटू 12 1,32,000 1,31,000, 11 इंटू 12 सॉरी 132 सही है। और अगर हम देखें वैकेंसी यहां पर लिखी है वाज वैकेंट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए वैकेंट था, तो हमारा एक्चुअल रेंट 9 मंथ्स का 99,000। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअल रेंट वैसे तो ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, लेकिन वैकेंसी की वजह से कम हो गया। तो ये एक्सेप्शन आ गया कि भैया एक्चुअल रेंट हमारा लेट आउट पीरियड का हमने लिया और वो कम हो गया, तो हमारी गलती नहीं है, हमने तो ज्यादा किराया ले रहे थे लेकिन वो वैकेंसी की वजह से कम हो गया, हमारी जेब में आया ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में ये एक स्पेशल केस है, यहाँ पर GAV व्हिचएवर इज हायर की जगह व्हिचएवर इज लोअर लेंगे, मतलब एक्चुअल रेंट कम हुआ है वैकेंसी की वजह से, तो एक्चुअल रेंट ही GAV हो जाएगा। ये एक स्पेशल केस है।
अदरवाइज हर केस में नॉर्मली हम चलते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ गया 59,000 हमारा एक्सपेक्टेड एनुअल वैल्यू। तो हमने हर टाइप के एग्जाम्पल कर लिए अभी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर डी हैं, उन्हें मंथली रेंट मिलता है 5,000 रुपए का प्रीवियस ईयर में 1 जुलाई तक। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने का रेंट है 5,000। ऑन दिस डेट मिस्टर डी इन्फॉर्म हिज टेनेंट अबाउट इंक्रीज इन मंथली रेंट बाय 1,000। उसने अपने किराएदार से कहा कि भैया हमारा जो किराया है वो 1,000 रुपए बढ़ा देंगे हम। उसके टेनेंट ने कहा भैया मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, मैं तो किराया नहीं बढ़ाऊंगा। हमने कहा भैया निकल ले, उसे भगा दिया हमने। मकान 2 महीने खाली रहा। ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि मिस्टर डी छोड़कर गए और उसका टेनेंट जो है छोड़कर गया 1 जुलाई को और 1 जुलाई को नया आदमी आ जाएगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। मिस्टर डी गेव हाउस ऑन मंथली रेंट ऑफ 6,000 ऑन 1 सितंबर। प्रीवियस ईयर में सितंबर में दिया, तो सितंबर से लेकर मार्च तक 6,000, राइट। ये 3 मंथ्स है और ये 7 मंथ्स है। 2 महीने खाली रहा, जुलाई और अगस्त 2 महीने खाली रहा मकान, 10 महीने के लिए किराए पर दिया है। अब म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, म्युनिसिपल टैक्सेस दे रखे हैं, हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है। अब यहां पर हमें फेयर रेंटल वैल्यू नहीं दिया हुआ। जहां पर हमको फेयर रेंटल वैल्यू नहीं दिया होता वहां पर हमें फेयर रेंटल वैल्यू निकालना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यू है 60,000, ठीक है। क्या यहां पर हमें फेयर रेंटल वैल्यू दी हुई है? नहीं। फेयर रेंटल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? फेयर रेंटल वैल्यू होती है एक्चुअल रेंट, अगर या तो क्वेश्चन में दिया हो, नहीं तो एक्चुअल रेंट 12 महीने का। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि प्रीवियस ईयर में शुरू के 3 महीने का किराया है 5,000 और 7 महीने का किराया है 6,000। अब ये जो बीच के 2 महीने हैं, अब इसका किराया मैं 5,000 के हिसाब से मानूं या 6,000 के हिसाब से मानूं, ये एक समस्या है। जिस समस्या का समाधान कहीं भी नहीं है कि भैया ये 5,000 माना जाए या 6,000। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया 6,000 किराया तो हो ही गया, तो 6,000 माना जाए, लेकिन 6,000 हो जाता तो वो किराए पे आ जाता ना उसी दिन से। तो आप 5,000 के हिसाब से भी ले सकते हो। तो हम अगर ये माने कि 5 महीने का किराया 5,000 और 7 महीने का किराया 6,000, टोटल 67,000, ठीक है। तो फेयर रेंटल वैल्यू हो गई 67,000, विच इज हायर, ठीक है। और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ नहीं है ना, इसका मतलब ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। और एक्चुअल रेंट भी 67,000 है 12 मंथ्स का, है ना। एक्चुअल रेंट
12 मंथ्स का भी 67 है। इसका मतलब हम किराया अच्छा खासा ले रहे हैं, म्युनिसिपल वैल्यू से भी ज्यादा ले रहे हैं, तो हमारा किराया कम नहीं था, लेकिन वैकेंसी की वजह से हमारा किराया जो है वो रह गया 3 इंटू 5000 और 7 इंटू 6000 57,000। ये हमारा 10 मंथ्स का एक्चुअल रेंट आया। तो एक्चुअल रेंट 10 मंथ का हमारा आया 57,000। तो ये वैकेंसी की वजह से ही तो कम हुआ है, अदरवाइज तो ये सही था। तो वैकेंसी की वजह से कम हुआ, इसीलिए हम GAV 57,000 ले लेंगे। ठीक है, अगर यहां हमारा मान लिया फेयर रेंटल वैल्यू 70,000 होता तो एक्सपेक्टेड रेंट 70 हो जाता और हमारा ये 67 होता, तो ऐसी सिचुएशन में फिर 70,000 लेते, है ना। तो GAV आ गया 57। इन्होंने म्युनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट करी है 6,000, तो एनुअल वैल्यू आ गया। क्वेश्चन में हमसे एनुअल वैल्यू नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा है हमसे कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए इसमें से लेस होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ 51,000 15,300 और हमारी इनकम आ गई फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 35,700। सिचुएशन नंबर 1, सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक्सपेक्टेड रेंट कितना है। तो एक्सपेक्टेड रेंट ये सब पर मंथ दिया हुआ है और ये भी पर मंथ है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है फिर तो हमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है तो हमारा GAV वही हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखते हैं, हमें यहाँ पर 1 महीने की वैकेंसी है तो हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा हमारा 1,20,000 पूरे साल का। ठीक है, और एक्चुअल रेंट पहले हम 12 महीने का देखते हैं। तो एक्चुअल 12 महीने का रेंट है 7,000 के हिसाब से 84,000 का। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए लॉ में साफ साफ लिखा है कि अगर आपका एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से, केवल वैकेंसी की वजह से एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो रहा है तो हम एक्चुअल रेंट को ही GAV मान लेंगे। अगर वो केवल वैकेंसी की वजह से कम हो रहा है तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर वो वैसे 12 महीने का एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है लेकिन वैकेंसी की वजह से वो कम हो जाएगा, तो इसका मतलब केवल वैकेंसी की वजह से है। लेकिन यहाँ एक्चुअल रेंट केवल वैकेंसी की वजह से एक्सपेक्टेड रेंट से कम नहीं होगा। क्यों? ये पहले से ही कम है। तो जब हमारा 12 महीने का एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम होता है तो फिर हम वैकेंसी का कोई बेनिफिट नहीं देते हैं और हमारा GAV हो जाएगा 1,20,000। अब हम दूसरी सिचुएशन पर आते हैं। दूसरी सिचुएशन में हमारा 1 महीने का रेंट और यहाँ पर हमारा जो, अगर हम 1 मंथ की बात करें तो यहाँ एक्सपेक्टेड रेंट आएगा हमारा 11,000 और एक्चुअल रेंट आएगा हमारा 11,500। इट मीन्स कि हमारा एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से। तो इसका मतलब अगर हमारा पूरे साल भर का एक्चुअल रेंट कम हुआ एक्सपेक्टेड रेंट से तो उसका रीजन केवल वैकेंसी होगा, क्योंकि 1 महीने का रेंट तो ज्यादा है। तो आप हमेशा ऐसा भी चेक कर सकते हो कि 1 महीने का एक्चुअल रेंट अगर एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है और पूरे साल भर में वैकेंसी की वजह से हमारा एक्चुअल रेंट कम हो जाता है तो हमें एक्चुअल रेंट के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा, GAV एक्चुअल रेंट की हो जाएगी।
तो ये है हमारा सिचुएशन करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का जो आ रहा है वो आ रहा है 1,32,000, और जो एक्चुअल रेंट आ रहा है वो 11 महीने का लेना होगा हमें, क्योंकि एक महीने के लिए हमारा घर खाली है। तो ये आ गया 1,26,500। तो एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है केवल वैकेंसी की वजह से, क्योंकि अगर वैकेंसी नहीं होती तो हमारा एक्चुअल रेंट 1,32,000 से ज्यादा होता। इस वजह से हमें यहाँ पर GAV जो है वो 1,26,500 है, क्योंकि यहाँ GAV बेईमानी से कम नहीं हो रहा है, एक्चुअल रेंट जानबूझ के कम नहीं हो रहा है, एक्चुअल रेंट तो ज्यादा है बल्कि इसका, लेकिन वैकेंसी की वजह से कम हो रहा है। सिचुएशन नंबर 3, यहाँ पर हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है और एक्चुअल रेंट है दोनों सेम है पर मंथ के। इसका मतलब यहाँ पर भी जेन्युइन केस है, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। अगर हमारा किसी वजह से कम होता है एक्चुअल रेंट तो वो केवल वैकेंसी की वजह से ही कम होगा। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 16,000 इंटू 12,000, दैट इज 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 1,92,000, और एक्चुअल रेंट हो गया 10 महीने का, क्योंकि ये 10 महीने के लिए ही है। क्योंकि जेन्युइन केस है तो हम GAV यहाँ पर 1,60,000 लेंगे, इन्हें वैकेंसी का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि बाकी सारा काम इनका ठीक आ रहा था। अब हम सिचुएशन नंबर 4 की बात करते हैं। इनका रेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रेंट है। इसका मतलब कि ये जेन्युइनली हमारा एक्चुअल रेंट पर मंथ ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट पर मंथ से। इसका मतलब जेन्युइनली ये ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं। अगर हम एक्सपेक्टेड रेंट पर मंथ का देखें पूरे साल का तो ये 84,000 आता है, और एक्चुअल रेंट अगर हम 10 महीने का देखें तो भी ये 2 लाख आता है। तो हम GAV 2 लाख ले लेंगे, क्योंकि ये जेन्युइनली पैसा ले रहे हैं अपने टेनेंट्स से। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर एक्स है, इनके पास 6 घर है, 1 2 3 4 5 6, और NAV हमें हर घर की निकालनी। तो म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू जो भी ज्यादा हो 2,04,000, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, हाउस नंबर 1 का एक्सपेक्टेड रेंट 2,04,000 आ गया। अब हमें ये 1 महीने के लिए वैकेंट है, हमें पहले एक्चुअल रेंट 12 महीने का निकालना चाहिए, और वो है 15,000 इंटू 12, 1,80,000। अब बच्चों यहाँ पर ये किराया जानबूझ के कम ले रहे हैं, एक्सपेक्टेड रेंट से काफी कम एक्चुअल रेंट है, तो हमें 2,04,000 लेना होता अगर इन्हें 12 महीने का रेंट मिलता तब भी, और अगर 11 महीने का मिलेगा तो भी, क्योंकि यहाँ पर ये अदर रीजन है एक्चुअल रेंट के कम होने के, अदर देन वैकेंसी, ये किराया कम चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में GAV जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2,04,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 3,000, एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी हमारी 2,01,000। हाउस नंबर 1 उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाउस नंबर 2 की बात करते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट 2,40,000 है, रेंट 30,000 रुपये महीना है, इस हिसाब से 3,60,000 होते। लेकिन यहाँ पर अगर रेंट एक्चुअल रेंट कम हुआ तो वो केवल और केवल वैकेंसी की वजह से होगा, क्योंकि ये तो किराया अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं, किराया कम चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो हमें देखना होगा कि वैकेंसी की वजह से इनको एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना हुआ।
तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है माइनस वैकेंसी पीरियड से, तो इनको था 1,65,000 और इनको मिला है 2 महीने नहीं मिला तो 60,000 कम हो गया तो 3 लाख हो गया। यहाँ अभी भी एक्चुअल रेंट हमारा ज़्यादा है तो हमारा GAV 3 लाख हो जाएगा। और इन्होंने ड्यू बट नॉट पेड, इनका ड्यू है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है तो कोई छूट नहीं मिलेगी। तो हमें देखना है अगर 12 महीने का एक्चुअल रेंट ज़्यादा है तो हमें वैकेंसी पीरियड एक्चुअल रेंट में से लेस कर लेना है। अगर 12 महीने का रेंट, तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट में दो ही बातें हैं कि 12 मंथ एक्चुअल रेंट इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, तो आप लेंगे टेक एक्चुअल रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड एक्चुअल लेट आउट पीरियड ओनली, और हमारी GAV यही हो जाएगी जो एक्चुअल लेट आउट पीरियड का रेंट होगा। और अगर 12 महीने का एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से तो GAV हमारी एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। बस ये दो बातें हैं आपको जो ध्यान रखनी। हाउस नंबर 3, एक्सपेक्टेड रेंट 4 लाख और 12 months रेंट इज 4,80,000। अब हमें ये पता चल चुका है कि 4,80,000 4 लाख से ज़्यादा है, तो हम इस सिचुएशन में हैं, तो हमें एक्चुअल रेंट लेना है। लेट आउट पीरियड हटा दीजिए 4 महीने का, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 3,20,000, वही GAV हो जाएगा। अगेन ड्यू बट नॉट पेड, तो म्युनिसिपल टैक्सेस की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी इन्हें। हाउस नंबर 4, एक्सपेक्टेड रेंट इज 4 लाख, एक्चुअल रेंट इज 360, तो 12 महीने का रेंट कम है, तो इसका मतलब हमारी सेकंड सिचुएशन आ गई, तो GAV एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा, मतलब 4 लाख। और हमने 3,000 की पेमेंट करी है, 3,97,000। नंबर 5, एक्सपेक्टेड रेंट इज 5 लाख और 12 मंथ्स का रेंट है 5,46,000। क्योंकि ये ज़्यादा है एक्चुअल रेंट, तो हमें अब एक्चुअल जो रिसीव्ड हुआ है वही GAV लेना होगा। 3,000 की पेमेंट है, जो पेमेंट है वो इस साल की है, पिछले साल की है, आने वाले साल की है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पेमेंट बेसिस पर हमें डिडक्शन मिलता है। $4,08,000 एक्सपेक्टेड रेंट, 30,500 इंटू 12, 366। क्योंकि हमारा 12 महीने का रेंट कम है तो हमारा GAV 4,08,000 हो जाएगा। पेमेंट है 3,000 म्युनिसिपल टैक्सेस की। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आएगा। बस आपको ये बात ध्यान रखना है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बच्चों शुरुआत करते हैं आज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन की जो डिडक्शन होती है उसके बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसमें दो होती है डिडक्शंस, एक तो करंट ईयर की, जो करंट ईयर में हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, और एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। दोनों को हम अच्छे से सीखेंगे। अगर हमने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, रिपेयर करवाई है, रिन्यूअल हुआ है,
रिकंस्ट्रक्शन हुआ है विथ बोरोड कैपिटल, मतलब घर के लिए आपने लोन ले रखा है। देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल बोरोड इज अलाउड एज डिडक्शन। तो जो देखिए आपकी इनकम है, इनकम के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंस किया वो तो माइनस हो गई ना। आपने अगर लोन लेकर घर बनाया है तो जो लोन लेने के लिए, लोन लेने के बदले में जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो एक्सपेंस भी तो लेस होना चाहिए इनकम निकालने के लिए। प्रॉफिट वही तो होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो इसलिए हम इंटरेस्ट और लोन, चाहे वो रिन्यूअल है चाहे रिपेयर मेंटेनेंस है, घर के लिए लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। द डिडक्शन इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस, मतलब ड्यू बेसिस पे अलाउड है, पेमेंट हुई है या नहीं आपको मिल जाएगा। That is, it is immaterial whether the interest has been paid or not during the previous year, but it should be certified by the lender. मतलब जेन्युइन इंटरेस्ट ऑन लोन है ये पता होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन shall be allowed to be deducted under section 24B from the NAV, net annual value में से लेस होगा। और इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस बट ओनली सिंपल इंटरेस्ट इज अलाउड, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। असेसी कैन टेक एनी नंबर ऑफ लोन, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही लोन लिया हो, आपने 2 या 3 लोन लिया है तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट फॉर द ईयर फॉर विच इनकम इज बीइंग कंप्यूटेड शैल बी अलाउड इन द सेम ईयर एंड शैल बी कॉल्ड करंट पीरियड इंटरेस्ट। इस साल का जो इंटरेस्ट है वो इसी साल आपको छूट मिलेगी और उसे करंट ईयर इंटरेस्ट बोला जाएगा। इंटरेस्ट फॉर द पीरियड प्रायर टू द ईयर इन विच द हाउस वॉज परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड शैल बी कॉल्ड प्रायर पीरियड इंटरेस्ट and such interest shall be allowed in 5 equal annual installments starting from the year in which the house was purchased or constructed। मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ये सपोज आपने एक मकान बनाना शुरू किया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ यहाँ पर और यहाँ बना, कंप्लीट हुआ। मान लेते हैं 2 ईयर्स में आपने मकान बना लिया, 3 ईयर्स भी हो सकते हैं, चलो 3 ईयर्स में आपने मकान बना लिया। अब इन 3 सालों में जब तक मकान बना नहीं है तब तक तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कुछ है नहीं। अब इन 3 सालों में इनकम तो नहीं निकाली, जब आया 4th ईयर, जब ये मकान बनकर तैयार हो गया तब आपकी इनकम आ गई। इनकम कहाँ से आ गई? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपने किराए पर दे दिया अगर, और आपको इनकम आनी शुरू हो गई। अब आप जब 4th ईयर की इनकम निकालोगे तो इसमें से लेस करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, एक तो करंट ईयर का मतलब 4th ईयर का। लेकिन ये जो 3 साल जब आपका मकान बन रहा था उस समय कोई इनकम नहीं थी, इस 3 साल के इंटरेस्ट का क्या होगा? इसे बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। इसका क्या होगा? तो क्या ये कहें जी ये 3 साल का इंटरेस्ट भी यहाँ पे लेस कर दें 3 ईयर्स का? ये तो गलत बात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिडक्शन मिल जाएगी पहले साल ही। तो ये डिसाइड किया कि इसे पहले साल में ना देकर इसे आने वाले 5 सालों में डिडक्शन में देंगे 1/5 एवरी ईयर। तो 1/5 एवरी ईयर फॉर द 5 ईयर्स आपको डिडक्शन मिलती रहेगी, और जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको डिडक्शन मिलना बंद हो जाएगी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की। तो इसका मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है वो शुरू के 5 साल मिलेगी, जिस साल मकान कंप्लीट हुआ वो, और अगले 4 साल, टोटल शुरू के 5 साल में इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की छूट मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें मिस्टर एक्स ने कुछ इंफॉर्मेशन दी है अपने हाउस के बारे में। हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी है, एक्स की क्या होगी। चलिए हाउस 1 और 2 है तो हाउस 1 की बात करते हैं। GAV निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फेयर रेंट दिया, फेयर रेंटल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू जो भी ज़्यादा हो 36,000, स्टैंडर्ड रेंट जो भी कम हो 30,000। तो पहले हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 30,000, एनुअल रेंट 60,000,
इसका मतलब 5000 पर मंथ का रेंट है। वैकेंट है 2 महीना, तो 5000 के हिसाब से 10,000 रुपये नहीं मिल पाए, तो हम क्या करते हैं, पहले हम 12 महीने का एक्चुअल रेंट देखते हैं, वह 60,000। फिर हम एक्चुअल लेट आउट पीरियड का रेंट देखते हैं 10 महीने का, वह है 50,000। ये अभी भी ज़्यादा है, तो GAV 50,000 हो जाएगी, मैंने आपको सिखाया था। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज 49, लेकिन ये तो 50,000 होना चाहिए। इसका मतलब 1,000 रुपये का अनरिलाइज रेंट है, तो अनरिलाइज रेंट के लिए एनुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, तो ये 49,000 हो जाएगा। 1,000 तो एक्चुअल रेंट में से लेस ही हो जाते हैं, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है 49,000, तो GAV 49,000 हो जाएगी। इसमें से लेस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं 4,000, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 4,000, एनुअल वैल्यू आ जाएगी 45,000, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 45,000 का 30% 13,500। यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड बाय मॉर्गेजिंग हाउस वन। हाउस वन को हमने मॉर्गेज कर दिया है, गिरवी रखा है, लेकिन पैसे का इस्तेमाल दूसरे वाले घर में हुआ है, तो क्योंकि पैसे का इस्तेमाल सेकंड हाउस में हुआ है, तो सेकंड हाउस में से ही इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलेगी। तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, और बी में है इंटरेस्ट ऑन लोन नील, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 45,000 माइनस 13,500, 31,500। ये हमारा हाउस नंबर 1। हाउस नंबर 2 की बात करते हैं कि हमारा 35 तो एक्सपेक्टेड रेंट तो 35 हो जाएगा, क्योंकि 35 और 50 में से जो भी कम है वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। एनुअल रेंट 42,000 है, इसका मतलब 3,500 पर मंथ हमारा रेंट है, तो 4 महीने का रेंट 14,000 रुपये, हमें 14,000 रुपये से कंपेयर करना पहले ये फुल ईयर का रेंट 42,000, और हमारा लॉस ड्यू टू वैकेंसी 42 माइनस 14, तो 28,000 रुपीज कायदे से हमारा, तो हमारा सिचुएशन क्या हो गया, ये है लॉस ड्यू टू वैकेंसी, तो हमारा 28 ही लेना था हमें, लेकिन अनरिलाइज रेंट भी है 8,000 रुपये का, क्योंकि हमें रेंट मिलेगा केवल 20,000 ही, तो अनरिलाइज रेंट भी लेस हो जाता है एक्चुअल रेंट में से, तो बचा हमारा 20,000। 20,000 में से म्यूनिसिपल टैक्सेस 5,000 लेस हो जाएंगे, 20,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 15,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 4,500, और इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा 14,000, क्योंकि इसी मकान के लिए मिला था, तो 15,000 माइनस 4,500 माइनस 14,000। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि हमें लॉस भी हो सकता है,
-3500 और एक हाउस का लॉस और एक हाउस का प्रॉफिट अलाउड है। तो अब हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टोटल 31,500 माइनस 3,500 हो जाएगी, टोटल 28,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें इंटरेस्ट और लोन की भी छूट मिलनी थी, बहुत ज़्यादा उससे बात नहीं थी, लेकिन मेन हमने जो पहले पढ़ा था क्या, वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट, वो दोनों इसमें कवर हो गया। इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। देखिए इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा समझने की बात है वो ये है इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये मानकर चलिए इस चैप्टर में आपको बहुत कम प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसे ध्यान से समझिए। जब हम बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, तो उसमें 24A में डिडक्शन होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो होती है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू। एक होती है 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन। इस इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन के दो पार्ट होते हैं। पार्ट 1 होता है करंट ईयर इंटरेस्ट। इसका मतलब कि आपने इस साल आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर मतलब रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में आपने जितना भी इंटरेस्ट दिया है उस लोन पर, जो लोन आपने अपने मकान खरीदने बनाने के लिए लिया है, तो वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, प्रोवाइडेड अगर उस पर टीडीएस काटना बनता है। अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर आपने टीडीएस भी डिडक्ट कर दिया हो, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक डिडक्शन और मिलती है, वो होती है इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, इसकी इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की कैलकुलेशन कैसे होती है, इसकी अमाउंट कितनी होती है, ये बात हमें सीखनी है। देखिए मकान बनाने में कई बार 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल लग जाते हैं। जनरली 2 साल 3 साल, 1 से 2 साल 3 साल लग जाते हैं। सपोज किसी इंसान ने इस दिन मकान बनाना शुरू किया और यहां पर जाकर कंप्लीट हुआ 2.5 ईयर्स में। अब इस 2.5 पीरियड में जब वर्क इन प्रोग्रेस था, जब मकान बन रहा था, उन दिनों तो आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेंगे नहीं क्योंकि मकान तो बना नहीं है। कब बनाएंगे, कब निकालेंगे इनकम, जब मकान कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे जब मकान बन जाएगा। अब मान लिया आपका मकान बना रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, जो आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसमें मान लिया 15 फेब को मकान बन गया। तो मैंने क्या कहा था आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन की 2 डिडक्शन मिलेंगी, एक आपको करंट ईयर की मिलेगी और एक प्री पीरियड की मिलेगी। अब करंट ईयर का मतलब रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, उसमें 15 फरवरी को हुआ है, लेकिन ईयर तो हमारा 31 मार्च तक चलता है और स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपको करंट ईयर में मिल जाएगा। अब रह कौन सा गया, रह गया 1 अप्रैल से पुराने वाला। तो जो 1 अप्रैल से पहले का था उसको हम प्री पीरियड बोलेंगे। मान लेते हैं कि आपने मकान बनाना शुरू किया 1 नवंबर, मान लेते हैं 19 को। तो 1 नवंबर 19 से लेकर 31 मार्च, कौन सा 31 मार्च, जो आपके रिलेवेंट लास्ट रिलेवेंट मतलब जिस दिन मकान बना है, मकान किस दिन बना है 15 फेब, आपका जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, इससे पिछली 31 मार्च, इससे पहले वाली 31 मार्च। तो हम क्या करते हैं, हम एक रूल बनाते हैं। क्या रूल बनाते हैं,
कि हम लोग क्या करते हैं, प्री पीरियड का स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट कब से ये प्री पीरियड शुरू होगा, तो ये पीरियड शुरू होगा डेट ऑफ स्टार्टिंग हाउस कंस्ट्रक्शन। जिस दिन से आप मकान बनाना शुरू कर रहे हैं उस दिन से टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। लेकिन हम ये टाइम पीरियड निकाल क्यों रहे हैं, कंप्यूट क्यों कर रहे हैं? ये टाइम पीरियड हम कंप्यूट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और रिपेयरिंग ऑफ हाउस। तो अगर आपने लोन लिया है तो जरूरी तो नहीं है जिस दिन मकान बनाना शुरू करें उसी दिन लोन ले लें, हो सकता है उससे पहले या बाद में लें। तो हमें डेट ऑफ लोन भी देखना पड़ेगा, आपने लोन कौन से दिन लिया है। सपोज लोन बाद में लिया है तो लोन बाद में लिया है तो उसी दिन से तो टाइम पीरियड शुरू होगा जिस दिन से लोन लिया है। और अगर सपोज लोन पहले ले लिया तो पहले भैया क्यों ले लिया, जब मकान बनना ही शुरू नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमें स्टार्टिंग पॉइंट लेना है इन दोनों में से जो लेटर होगा। मान लिया मकान बनाना शुरू करा हमने 1/11/19 को, लोन लिया 1/12/19 को, तो यहां से टाइम शुरू होगा। और अगर कहीं आपने लोन ले लिया 1/1/18 को तो यहां से टाइम शुरू होगा। तो हमें दोनों में से जो बाद की डेट है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि कब से हम इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। अब हमारा एंडिंग पॉइंट क्या आएगा, कब तक हमारा प्री पीरियड चलेगा। तो जिस दिन मकान बनना शुरू हो गया, कंप्लीट हो गया, जिस दिन मकान कंप्लीट हो गया, जैसे मैंने कहा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में आपका 15 फेब को मकान बन गया, तो इस पूरे रिलेवेंट ईयर की डिडक्शन, क्योंकि इस दिन बना है, इस साल बना है, तो इस साल की इनकम तो निकालोगे। चाहे 31 मार्च को बनाओ तो भी इस साल की इनकम निकलेगी। तो जिस दिन बना है उस ईयर की इनकम निकलेगी, तो करंट ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन तो आपको मिल ही जाएगा। तो हमें इस साल का हटाना है, तो हमें क्या लेना है, एंडिंग पॉइंट 31 मार्च immediately preceding the date of completion। ठीक है। अब कहीं आपने लोन की रिपेमेंट पहले ही कर दी तो क्या लोन का इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कैलकुलेट करते रहोगे? नहीं। तो हमें साथ में किसे कंपेयर करना है, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर पूरा वापस दे दिया है, थोड़ा सा वापस करा है तो फिर हम इसको कंसीडर करेंगे, जितना जितना लोन हमने यूज करा उस अमाउंट को देखेंगे। तो अगर रीपेमेंट ऑफ लोन पहले हो गया है तो वो ले लेंगे, और अगर अभी तक लोन की रीपेमेंट नहीं करी है, 2 साल बाद करी है, तो जिस दिन मकान कंप्लीट हुआ उससे पिछली 31 मार्च। तो ये है हमारा एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। तो इस स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और इसके इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। अब ये 1 साल 2 साल 3 साल का हो सकता है, तो एक ही साल में छूट ना मिले, बहुत ज्यादा अमाउंट ना हो जाए, तो इसको हम करेंगे डिवाइड 5 से डिवाइड करेंगे। और ये इंस्टॉलमेंट, ये डिडक्शन हमें मिलेगी, ये डिडक्शन मिलेगी विल बी अलाउड फॉर 5 years, 1/5 एवरी ईयर। हमें हर साल 1/5 डिडक्शन मिलेगी और 5 साल तक मिलेगी। अब 5 साल कब से शुरू होंगे, 5 साल शुरू होंगे फ्रॉम ईयर ऑफ कंप्लीशन। जिस साल मकान बन जाएगा उस साल से 5 साल तक आपको छूट मिलेगी 1/5, उसके बाद नहीं मिलेगी। अब अगर आपका मकान बने हुए 5 साल से ज्यादा टाइम हो गया है तो आपको छूट नहीं मिलेगी। सपोज आपका मकान बन गया 1/4/2019 या को बना, मान लिया इस दिन बनकर कंप्लीट हो गया, या इस दौरान कभी भी।
मतलब प्रीवियस ईयर 1920, इस साल आपका मकान बनकर तैयार हुआ है, तो ये फर्स्ट ईयर होगा। सेकेंड ईयर डिडक्शन का कब मिलेगा? प्रीवियस ईयर 2021 में, थर्ड ईयर 21-22 में, फोर्थ ईयर 22-23 में, और फिफ्थ ईयर 23-24 में। तो ये प्रीवियस ईयर है, 5 साल तक आपको छूट मिलेगी। अब आप अगर आप 24-25 में आएंगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि 5 साल हो चुके और आपकी पूरी डिडक्शन आपको मिल चुकी। तो अब हमें क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि इस साल आपको डिडक्शन मिलेगी या नहीं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको समझाई है, ये सब लिखी हुई है यहाँ पर, हम इसे दोबारा से समझते हैं। Interest on pre-construction period, deduction of pre-construction period interest will be allowed 1/5 every year for 5 years. ठीक है, 5 साल मिलेगी, 1/5 every year मिलेगी, commencing from the year, किस साल से? in which house was completed, जिस साल मकान बन गया उस साल से मिलनी शुरू होगी। इंटरेस्ट कितना होगा? प्री पीरियड इंटू रेट इंटू अमाउंट ऑफ लोन डिवाइड बाय 5, 1/5 every year मिलनी है। अब प्री पीरियड का क्या मतलब है? स्टार्टिंग पीरियड क्या है? डेट ऑफ बोरोइंग। यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो लोन है वो आपने मकान बनने के बाद में लिया है, लेकिन अगर मकान बनने से पहले लोन ले लिया है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हाउस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की डेट को लेना पड़ेगा। ये मैंने आपको लिखवा दिया। एंडिंग डेट क्या होगा? 31 मार्च, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस। यहाँ पर ये एजम्पशन है कि अभी तक लोन की रिपेमेंट नहीं हुई, अगर लोन की रिपेमेंट हो गई है तो वो वाली डेट ले लेंगे। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। नोट, अब हमें क्या हर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कहीं 5 साल तो नहीं हो गए। तो एज द डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर ओनली 5 years, तो अगर आपका मकान, आप यहाँ एक डेट डाल लो, इस दिन से पहले बना है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सपोज आपका मकान बना है बिफोर 1/4/20, 1/4/20 से पहले बन गया है। देखो 5 साल जो आपके प्रीवियस ईयर है, जिस साल मकान बना है उस साल से 5 साल के लिए मिलेगा। तो आपको कैसे पता लगाना है कि सपोज कोई मकान 1/4/20 को बना, या इसके मैं आपको समझाता हूँ, ऑन 1/4/20 और आफ्टर, इस दिन बना या इसके बाद बना। तो पहले प्रीवियस ईयर 2021 की बात ही कर लेते हैं। कंप्लीट कब हुआ हाउस? 2021 प्रीवियस ईयर में। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो इसी साल मिलेगी। सेकंड इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी बताओ? 21-22 में, अभी बताया था ये। थर्ड इंस्टॉलमेंट 22-23 में, 23-24 में फोर्थ इंस्टॉलमेंट, और 24-25 में फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब सपोज आपका प्रीवियस ईयर है 25-26, ये आपका प्रीवियस ईयर है। अब आपको पता है कि 25-26 में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका मकान 2021 में बना था। लेकिन अगर मकान 2021 की बजाय 21-22 में बना होता तो फिर मिल जाती। तो हम यहाँ क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए क्या बोलेंगे? इफ हाउस वाज कंप्लीटेड बिफोर 1/4/21, then no deduction of pre-period will be allowed. आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट पूरी हो चुकी होंगी। तो एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपका जो जिस प्रीवियस ईयर में आप अपनी इनकम को कंप्यूट कर रहे हो, उसके 4 साल से पुरानी डेट है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर जिस दिन मकान बनता है उस ईयर में मिल जाती है। तो 5 साल कंप्लीट हो चुके होंगे। तो अगर हमारा मकान 1/4/21 से पहले बना है, ये है ना प्रीवियस ईयर 2021, तो 31 मार्च तक बना है, तो 1/4/21 से पहले बना है, तो नो डिडक्शन फॉर प्रीवियस ईयर 25-26।
अब 25-26 शुरू होता है 1/4/25 से, तो हमें ये डेट 4 साल पहले की देखनी है। अब अगर मान लिया आप निकाल रहे हो इनकम प्रीवियस ईयर 28-29 की, तो हम क्या कहेंगे 28-29 प्रीवियस ईयर के लिए कि भैया आपको अगर आपका मकान 1/4/24 से पहले बना है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप प्रीवियस ईयर सपोज 2021 के लिए निकाल रहे हो, तो हम क्या कहेंगे कि अगर आपका मकान बना है बिफोर 1/4/16 से पहले बन गया है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्यों? मान लिया इससे पहले दिन मान लेते हैं बना 31/3/15 को, तो फर्स्ट ईयर हो जाएगा 14-15, फिर 15-16 में दूसरा ईयर हो जाएगा, 16-17 में थर्ड ईयर हो जाएगा, 17-18 में फोर्थ ईयर हो जाएगा और 18-19 में फिफ्थ ईयर हो जाएगा। तो 2021 तक पहले ही इंस्टॉलमेंट पूरी हो चुकी होगी। ऐसे ही आप जिस भी ईयर के लिए देखेंगे, सपोज आपका प्रीवियस ईयर है 23-24, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि आपका बिफोर, अगर आपका मकान बिफोर 1/4/2019 बना है तो नो डिडक्शन। क्यों? क्योंकि अगर इससे पहले बना, मान लिया एक दिन पहले ही बना है, तो फर्स्ट डिडक्शन 18-19 की मिली होगी, सेकंड 19-20 में, थर्ड 20-21 में, फोर्थ 21-22 में और फिफ्थ 22-23 में। इस साल तक नंबर ही नहीं आएगा, 5 इंस्टॉलमेंट हो चुकी होंगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेट डाल लेंगे, उस डेट के हिसाब से आपको हर क्वेश्चन में चेक नहीं करना है, बस वो डेट देख लो। उस दिन से पहले मकान बना है तो आपको प्री पीरियड की डिडक्शन नहीं मिलेगी, और उस दिन के बाद बना है तो प्री पीरियड की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो प्री पीरियड की डिडक्शन आपको टोटल कैलकुलेट करनी है, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसे 5 से डिवाइड करना है और 5 इंस्टॉलमेंट में आपको हर साल देना है 1/5 एवरी ईयर। एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। मिस्टर कमल हैं, इन्होंने लोन लिया था 1 नवंबर को प्रीवियस ईयर से 4 साल पहले। ये हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, इससे 4 साल पहले 1 नवंबर को इन्होंने लोन लिया, और हाउस हमारा इस साल 1 मार्च को कंप्लीट हो गया। तो जो प्री पीरियड है बच्चों, वो जिस दिन लोन लिया है उस दिन से लेकर इस पीरियड का कैलकुलेट होगा, क्योंकि करंट ईयर में जो 11 महीने हैं मकान बनने से पहले वो प्री पीरियड में नहीं आएंगे। रीजन बीइंग ये करंट ईयर में हमें डिडक्शन मिल जाएगी। तो 12 महीने ये, 12 महीने ये, 12 महीने ये, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने ये, तो टोटल 41 मंथ प्री पीरियड होगा। इसे आप बहुत ध्यान से समझिए कि जिस दिन आपने लोन लिया है उस दिन से प्री पीरियड शुरू होगा, स्टार्टिंग डेट है, और एंडिंग डेट है जिस दिन मकान बना उससे पिछली 31 मार्च। तो उससे पिछली 31 मार्च ये है, ये हमें ध्यान से करना है। तो प्री पीरियड हो गया 41 मंथ्स। अब हम देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 8। मिस्टर लाल हैं, उन्होंने एक लोन लिया है 1 फेब को 4 साल पहले। इनका भी ये है 1, 2, 3 and 4, और ये करंट ईयर है। तो इन्होंने इस साल में 1 फेब को लोन लिया है मकान बनाने के लिए, और मकान इस साल आखिरी दिन यहां पर कंप्लीट हुआ। लेकिन क्योंकि इस साल मकान कंप्लीट हो गया, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में हमारा कंप्लीट हो गया मकान इस ईयर की, तो करंट ईयर में डिडक्शन हमें मिली जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन, तो इस दिन मकान बना, इससे पिछली 31 मार्च से लेकर
और लोन लेने की डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये पूरे 12 महीने हैं, ये पूरे 12 महीने हैं, ये पूरे 12 महीने हैं, फेब और मार्च ये 2 महीने हैं, तो टोटल 38 मंथ्स हो जाएंगे। 5 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा, 10% निकलेगा, 38 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। तो 5 लाख इंटू 10% इंटू 38 डिवाइड बाय 12, 1,58,333 ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। यही आया ना, 5 लाख इंटू 10%, 5 लाख इंटू 10% हमारा हो गया 3 साल 2 महीने, तो 38 महीना हो गया। तो 5 लाख इंटू 10% और 1,58,333। अब हमसे पूछा है करंट ईयर का भी निकालिए, तो ये प्री पीरियड का हो गया, इसे डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो 31,667 तो प्री पीरियड की डिडक्शन मिलेगी हमें। और करंट ईयर के लिए 5 लाख पर 10% हो जाएगी 50,000, तो टोटल डिडक्शन जो मिलेगी हमें वो 81,667 मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 8 था ये। एग्जाम्पल नंबर 9, मिस्टर एक्स ने लोन लिया है 5 लाख रुपए 1 अक्टूबर को 3 साल पहले। करंट ईयर है, इस दिन लोन लिया है 1 अक्टूबर को और हाउस कंप्लीट हुआ है हमारा इस दिन, कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा टाइम पीरियड तो करंट ईयर में आ जाएगा। तो हमें यहाँ से 6 महीने 12 महीने और 12 महीने लेने, 30 मंथ्स हो जाएंगे टोटल। तो 5 लाख पर 10% 30 मंथ्स का इंटरेस्ट डिवाइड बाय 5, तो 5 लाख इंटू 10% इंटू 30 डिवाइड बाय 12, 1,25,000 डिवाइड बाय 5, 25,000 रुपीज। तो हमें जो मिलेगा डिडक्शन $25,000 तो हमें मिल जाएगा डी पीरियड का, और करंट ईयर का भी हमें मिलेगा 5 लाख का 10% 50,000, टोटल 75,000। डी पीरियड 25 और करंट ईयर 50,000। तो हमारा जो अनरियलाइज रेंट है, अनरियलाइज रेंट का मतलब एक तरीके से ये मानिए कि बेड डेट्स हो गए। अगर हमें बेड डेट्स हो गए तो क्या हमें उस पर टैक्स देना चाहिए? कायदे से तो नहीं देना चाहिए, पैसा ही नहीं मिला हमें। अनरियलाइज रेंट मीन्स सच रेंट विच इज irrecoverable and is considered to be loss, that is bad debts, and in such cases the expected rent shall be computed for full year। हमें पैसा हमारा डूब गया, अगर हमारा पैसा डूब गया तो हमें भैया पैसा डूब गया तो हमें तो उस पर टैक्स देना बनता ही नहीं है। क्या लिखा है, आप एक्सपेक्टेड रेंट तो 12 महीने का ही निकालिए। एंड while computing rent received or receivable, such unrealized rent shall be excluded and GAV will be higher of expected rent and residual rent or residual receivable। मतलब कि आपको बेड डेट्स हुए ना,
तो आपके एक्चुअल रेंट में से माइनस कर लो, क्योंकि आपको मिला नहीं, अलाउ कर दिया। लेकिन दिक्कत वहां आएगी जहां एक्सपेक्टेड रेंट उससे ज्यादा होगा। वैकेंसी में हमने बोला था ना कि अगर ड्यू टू वैकेंसी हमारा एक्चुअल रेंट कम होता है तो वो ले लो कम वाला। यहाँ पर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ पर तो कम आ गया तो भैया कोई बात नहीं। रेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बी अनरियलाइज्ड only if all the following condition of rule number 4 have been complied and such conditions are। जो आपको एक्चुअल रेंट क्या बोला जा रहा है, एक्सपेक्टेड रेंट ले लो 12 महीने का, एक्चुअल रेंट ले लो 12 महीने का, माइनस कर दो अनरियलाइज्ड रेंट। मान लिया 3 महीने का नहीं मिला तो ये आ गया 9 महीने का, और अगर ये कम हो गया तो भैया एक्सपेक्टेड रेंट ही आ जाएगा, ज्यादा वाला लेंगे, यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट तो है नहीं। लेकिन अगर ये जो है कंडीशन की बात हो रही है, कंडीशन ये है कि यहाँ से जो हम एक्चुअल रेंट से माइनस कर सकते हैं, ये तभी कर सकते हैं जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड, ये भी तभी अलाउड। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया ये यहां से नहीं, कुछ लोग कहते हैं GAV में से माइनस होगा अनरियलाइज्ड रेंट, कुछ लोग ये कहते हैं। तो अलग अलग बातें इसमें चलती हैं। तो अनरियलाइज्ड रेंट हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल रेंट में से लेस कर देंगे और फिर हम कंपेयर करके GAV निकालेंगे। यहां पर हम वैकेंसी वाला स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। लेकिन एक्चुअल रेंट में से भी कब अलाउड है अनरियलाइज्ड रेंट, जब आपकी 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो। कंडीशन नंबर 1 कि जो किराएदार आपको पैसा नहीं दे रहा है, अच्छा आपको कोई किराएदार पैसा नहीं दे रहा, आप क्या करोगे? तो ये लिखा आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया, या स्टेप्स ऐसे लिए कि भैया घर छोड़ दो हमारा। आजकल कोरोना के टाइम में आपको ये बात अच्छी नहीं लगे शायद, कि कोई आदमी है, कोई इंसान है और उसकी नौकरी चली गई है ना, और वो बेचारा पैसा देने की हालत में नहीं है, और यहाँ पर लिखा है कि भैया आपको छूट तभी मिलेगी जब आपने उसे बाहर भगा दिया। डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ असेसी। अगर आपको कोई इंसान किराया नहीं दे रहा है तो उससे क्या कहीं और भी आप किराए पर मकान दोगे या जगह दोगे उसे? नहीं। तो उसके पास कोई और ना हो, कहीं ये ना हो आप झूठ बोल रहे हैं, आपने आपके पास 5 घर है, एक घर से निकल के उसे दूसरे घर में दे दिया हो, ऐसा भी नहीं हो। असेसी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप, लीगल प्रोसीडिंग और रिकवरी के लिए आपने सारे लीगल स्टेप लिए हो, कानून का रास्ता अपनाया हो आपने, या आप ये प्रूव कर दें कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। कैसे प्रूव कर दें? एक इंसान था, अकेला था, वो रहता था, मर गया, तो बताओ क्या करोगे आप? फिर तो किसके खिलाफ केस करोगे, कैसे लीगल प्रोसीडिंग करोगे? तो ऐसी सिचुएशन है तो अलग बात है। अदरवाइज आपको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपने पैसा लेने के लिए कोशिश करी है, एंड टीनेसी इज बोनाफाइडी मींस जेन्युइन होनी चाहिए, कुछ गड़बड़ घोटाला ना करा हो आपने। चलिए एग्जांपल देखते हैं। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर सी इन आगरा हैविंग फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ 38,000, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ 34,000। आप एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करें उसके लिए आप सॉल्यूशन देख सकते हैं जो मैंने आपको अवेलेबल करा रखे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आराम से ले सकते हैं, फाइन आपको वहां मिल जाएंगे। तो स्टैंडर्ड रेंट है और फेयर रेंटल वैल्यू है, जो भी ज्यादा हो। क्या कहीं स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है हमें? स्टैंडर्ड रेंट है 30,000, एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 30,000, एक्चुअल रेंट है 3,500 पर मंथ, एक्चुअल रेंट हो गया 3,500 पर मंथ, 42,000। टेनेंट मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ 2 months रेंट और कंडीशन सेटिस्फाइड है।
मतलब आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो इसमें से हम माइनस कर सकते हैं अनरियलाइज्ड रेंट 2 महीने का, तो कितना आ गया 35,000 जो भी ज्यादा हो तो GAV 35 हो गया। अगर ये अनरियलाइज रेंट लेस करने को नहीं मिलता तो आपको 7,000 का नुकसान हो जाता, 42,000 आपकी GAV आती है ना। अब कम आई है तो मतलब फायदा हो गया ना, ये GAV आ गई, ठीक है। इसमें से माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, तो म्युनिसिपल टैक्सेस 15% है जिसमें से आधा अनपेड है, इसका मतलब आधा पेमेंट हुआ है। तो म्युनिसिपल टैक्सेस किस पर दिया जाता है, परसेंटेज पे दिया हो तो म्युनिसिपल वैल्यू पर, तो म्युनिसिपल वैल्यू है 34,000, उसका 15% म्युनिसिपल टैक्स है, आधा अनपेड है तो आधा पेड है, तो हाफ ही लेंगे। कितना 2,550, एनुअल वैल्यू आ जाएगी 32,450। हमसे पूछा इनकम निकालिए, तो माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, कितना आएगा, और प्री पीरियड 24B सॉरी इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, तो यहां लिखा है मिस्टर सी ने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है 2,000 रुपए का, तो 2,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी, आपकी इनकम आ जाएगी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20,715। मिस्टर एक्स है, ओनर है घर के, जिसकी म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख रुपीस, ठीक है, 2 लाख रुपए की म्युनिसिपल वैल्यू है। फेयर रेंटल वैल्यू है 2,10,000, स्टैंडर्ड रेंट है 1,75,000, मंथली रेंट 21,000। मिस्टर एक्स was unable to realize the rent of 2 months, अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर का रेंट नहीं मिल पाया इनको, टेनेंट को इन्होंने भगा दिया और प्रॉपर्टी को फिर 25,000 में किराए पर दे दिया, है ना। कंप्यूट हाउस प्रॉपर्टी इनकम एज्यूमिंग म्युनिसिपल टैक्स पेड टू बी 20,000 एंड इंटरेस्ट इज 40,000। तो चलिए करते हैं, इनकम निकालते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, टू लाख, और फेयर रेंटल वैल्यू है 2,10,000। दोनों में से जो भी ज्यादा हो 2,10,000। फिर स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितना है 1,75,000, जो भी कम हो जाएगा 1,75,000। इस 1,75,000 को क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट, जो भी कम हो वो ले लिया, व्हिचएवर इज लोअर। अब हमने इसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना है, तो एक्चुअल रेंट इनको कितना मिला है 21,000 के हिसाब से ये रेंट पर था, तो 21,000 के हिसाब से रेंट पर कब तक था, अगस्त तक, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने।
तो 21,000 इंटू 5 कितना हो गया? 1,05,000। और उसके बाद 2 महीना अनरियलाइज रेंट है तो उसे छोड़ देते हैं, और उसके बाद 5 महीने फिर से 25,000 है, 25,000 इंटू 5 1,25,000, तो टोटल कितना हो गया? 2,30,000। जो भी ज्यादा हो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोस एनुअल वैल्यू। 2,10,30,000। इसमें से क्या लेस होता है? म्युनिसिपल टैक्सेस। तो लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। तो म्युनिसिपल टैक्सेस कितना पेमेंट हुआ है? 20,000। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेमेंट लेस हो गया, तो हमारा क्या बचा? एनुअल वैल्यू 2,10,000। इसमें से लेस होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ 2,10,000 कितना हो गया? 63,000। 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000, तो कितना रह गया? 1,07,000। ये क्या आ गया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो 1,07,000 आ गया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हमारा बेड डेट्स हो गया, अनरियलाइज्ड रेंट की छूट हमें मिल गई, अब 2-3 साल बाद क्या हुआ? जो बेड डेट्स था वो वापस आपको मिल गया, बेड डेट्स रिकवर्ड। तो पहले आपको छूट मिली थी तो अब टैक्सेबल हो जाएगा, सिंपल। तो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, जो आपको पहले छूट मिल गई थी बेड डेट्स की वजह से, वो वापस मिल गया तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी है रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ रेंट। कई बार क्या होता है, आपका बैक डेट से रेंट बढ़ जाता है। जैसे आपने जगह किराए पर दे रखी है किसी बैंक को, और आपने कहा बैंक के मैनेजर से कि भैया हमारा किराया बढ़ो, 1 अप्रैल आ रही है तो हमारा किराया बढ़ाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अभी हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उन्होंने अप्रूवल भेजा, 4-5 महीने लग गए, या 1 जनवरी से किराया बढ़ना है और बढ़ते बढ़ते मई से बढ़ा। तो मई से जब हमारा किराया बढ़ा तो जनवरी, मैं आपको लिखकर बताता हूँ, ऐसे तो आपके ऊपर से निकल जाएगा। सपोज 1 जनवरी 20 को आपने किराया बढ़ाने के लिए बोला, 31 मार्च 20 आ गया, ईयर एंड हुआ, अभी तक किराया बढ़ा नहीं। आप किराया ले रहे हैं 10,000 पर मंथ, ये 10,000 पर मंथ ही है। लेकिन जब नेक्स्ट न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर 1 मई 20 को इन्होंने कहा ठीक है, हम किराया बढ़ाकर 12,000 रुपये कर देते पर मंथ, और ये जो किराया बढ़ेगा ये 1 जनवरी 20 से बढ़ेगा। तो पिछले साल का जो 3 महीने का था 2,000 रुपये के हिसाब से, क्योंकि पहले 10 था 12 हो गया, तो 3 महीने का पिछले साल का, और अप्रैल का इस साल का, अप्रैल का 3 महीने का पिछले साल का, और 1 महीने का अप्रैल का इस साल का, 4 महीने का 2,000 के हिसाब से अनरियलाइज रेंट मिलेगा। तो इसका क्या करेंगे? एरियर ऑफ रेंट मिलेगा, सॉरी। तो इसका हम क्या करेंगे एरियर ऑफ रेंट का? तो इफ एनी एसएससी हैज रिकवर्ड अनरियलाइज्ड रेंट इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, rent so recovered shall be considered to be the income under the head property, and it do not matter whether the SSC has any house property in his name or not. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या 3 साल पहले आपके पास मकान था, आपका अनरियलाइज रेंट हुआ, आपने छूट ले ली,
बीच में 1 आध साल बाद आपने उस मकान को बेच दिया, अब वो मकान आपके पास है ही नहीं, और अब वो जो किराएदार पहले जब आपका मकान में रहता था उसने पैसा नहीं दिया था, उसकी कहीं लॉटरी लग गई और वो आपको पैसा देने आ गया, लेकिन अब आज की डेट में आप वो घर ओन ही नहीं करते, वो मकान आप बेच चुके हो, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हमें क्या मतलब, आपने मकान बेच दिया तो। रीजन बीइंग आपके पास आज की डेट में मकान नहीं है, लेकिन ये इनकम जो पहले आपको बेड डेट्स की छूट मिली थी, ये बेड डेट्स रिकवर्ड है जो आज मिले, इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपके मन में सवाल आ सकता है कि हम बताएंगे क्यों, हम तो नहीं बताएंगे। तो बेटा ऐसी बात जिंदगी में मत सोचना इनकम टैक्स पढ़ते हुए कि हम नहीं बताएंगे या नहीं। हमेशा सोचो बच्चों कि सब कुछ हम बताएंगे, और सब कुछ पता है असेसिंग ऑफिसर को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सब कुछ पता है, इसी वजह से। नहीं तो कहो जी हम तो घर पे किराएदार को रखेंगे, इनकम टैक्स वालों को बताएंगे नहीं, फिर तो आप तो इनकम टैक्स में क्या करना, हम कुछ भी नहीं बताएंगे वो जीरो कर देना, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो ऐसा काम नहीं करने आपको, ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो हम बताएंगे। नहीं भी बताया तो इनकम टैक्स वालों को पता चल जाएगा जब अकाउंट में पैसे आएंगे। आप कहोगे जी कैश ले लेंगे, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है बहस करने का। इफ assessee has received any interest, it will be considered to be income of assessee under that other sources। आपने कहा जी पुराना जो किराया आपने 2-3 साल बाद दिया, वो 2-3 साल का ब्याज भी चाहिए मुझे, उसने इंटरेस्ट भी दे दिया आपको, तो ये जो इंटरेस्ट है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये तो ब्याज की कमाई है, इंटरेस्ट की अर्निंग है, और इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है अदर सोर्सेज में, इसीलिए लिखा है अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। If assessee has incurred any expenses, it will not be allowed to be deducted। बहुत इंपॉर्टेंट। आपने कहा जी मुझे पिछले अनरिलाइज रेंट मिला, आप जाओगे गवर्नमेंट, आप आओगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, कहोगे जी हमें अनरिलाइज रेंट मिला, मैंने केस करा था, 20,000 रुपए का मुझे अनरिलाइज रेंट मिला 2 साल पुराना, और इसके लिए मैंने कुछ खर्चा करा है, लीगल एक्सपेंसेस करे हैं 2,50,000 रुपए के, 2.5 लाख तो मेरा आने जाने में, 20,000 रुपए का जो किराया वसूल करने के चक्कर में 2.5 लाख का तो मेरा कोर्ट में खर्चा हो गया। अब आप कहोगे इनकम टैक्स वालों से मेरा 2,30,000 रुपए का लॉस हो गया, वो मुझे दो। भैया नहीं मिलेगा, ये खर्चे नहीं मिलेंगे, 20,000 की इनकम टैक्सेबल होगी, ठीक है। अब और क्या लिखा है, इफ एनी एसएससी हैज लेट आउट एनी बिल्डिंग एंड रिसीव्ड एरियर ऑफ रेंट बैक डेट से बढ़ा हुआ है, तो जो उस समय टैक्स नहीं हुआ था, तो ये जो आपका होगा हाउस प्रॉपर्टी में इसी साल टैक्सेबल हो जाएगा रिकवरी वाले ईयर में। और अमाउंट जो भी मिलेगी ए और बी पॉइंट में, इन पे 30% डिडक्ट होगा। हमेशा स्टैंडर्ड डिडक्शन तो लेस होती है इनकम से, तो इसमें से भी लेस होगी। इट वुड बी नो सिग्निफिकेंस वेदर द असेसी इज ओनर ऑफ द हाउस और नॉट, ये हमारी बात हो गई। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10, ये लेट आउट है 70,000 पर मंथ पर, फेयर रेंटल वैल्यू है 80,000 पर मंथ, म्यूनिसिपल वैल्यू है 60,000 पर मंथ, स्टैंडर्ड रेंट है 65, तो एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 65,000 पर मंथ, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 65,000 पर मंथ, और एक्चुअल रेंट है हमारा 70,000 पर मंथ। आगे लिखा म्यूनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट हुई है, और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2B मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, असेसी हैज रिकवर्ड अनरिलाइज रेंट प्लस इंटरेस्ट, और उसने लीगल एक्सपेंसेस भी करे थे, उसका हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम हमें ये करना है इन दोनों में से ज्यादा क्या है, क्या है ज्यादा, 70,000 पर मंथ ज्यादा है, इंटू 12, तो 8,40,000 रुपए हमारा जीवी आ जाएगा, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस है 40,000, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस हो जाएंगे, एनुअल वैल्यू आ जाएगी 8 लाख, इसमें से लेस होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A इंटरेस्ट ऑन लोन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 8 लाख का 30%, 2,40,000, बी इंटरेस्ट ऑन लोन
इंटरेस्ट ऑन लोन है 60,000, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन है 50,000, 50,000। ठीक है, तो आपका 8 लाख माइनस 2,40,000 माइनस 50,000, तो 5,10,000 आ जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस। अब आपको अनरियलाइज रेंट भी मिला है, तो अनरियलाइज रेंट भी तो इनकम होती है। अनरियलाइज रेंट है 60,000, और ये जो लिखा है इंटरेस्ट मिला 7,000, तो इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा, ये हमारी बात हो चुकी है। लेस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 18,000, और एक इंटरेस्ट ऑन लोन की मिलती है, वो है नहीं, तो 42,000। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कुल मिलाकर 5,52,000 हो गई, और ये जो इंटरेस्ट है 7,000, ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, तो अदर सोर्सेज में 7,000 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप टोटल इनकम निकालना चाहते हैं तो टोटल इनकम 561, तो ये टोटल इनकम है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन केस कुछ अनरियलाइज रेंट मिला है या एरियर ऑफ रेंट मिला है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। बहुत सिंपल, जितना अमाउंट है उतना माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। क्वेश्चन नंबर 11 करिए, फिर हम केस नंबर 3 पर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिस्टर एक्स ओनर है एक घर के, इन्होंने मिस्टर डी को 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से किराए पर दे दिया। मिस्टर डी ने फेब और मार्च का लास्ट प्रीवियस ईयर, पिछले साल का फेब और मार्च का किराया नहीं दिया, और पिछले साल ही 31 मार्च को इन्होंने मकान छोड़ दिया। मिस्टर एक्स हैज लेट आउट द हाउस टू मिस्टर ए, 1 तारीख से इन्होंने 25,000 रुपए के हिसाब से मिस्टर ए को किराए पर रख लिया। म्युनिसिपल टैक्सेस दिए, मिस्टर डी ने 25,000 रुपए फुल सेटलमेंट में दे दिया इनको, पिछले साल वाला इस साल 25,000 रुपए दे दिए। वैसे तो 20,000 के हिसाब से 2 महीने के 40,000 बैठते थे, लेकिन हाथ पैर जोड़कर जो भी बात हुई, दे दिए वही बहुत बड़ी बात है, नहीं देते तो क्या उखाड़ लेते उनका, तो उन्होंने 25,000 रुपए दे दिए। हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है पिछले साल की, ठीक है ना, और इस साल की, मतलब दोनों साल की हमें इनकम निकालनी है कि पिछले साल क्या रहा होगा और इस साल क्या रहेगा। तो लास्ट असेसमेंट ईयर में और रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में क्या क्या होगा। देखिए, हमें क्वेश्चन के अंदर कोई भी बता नहीं रखा है कि फेयर रेंटल वैल्यू क्या है, कुछ कुछ बता नहीं रखा है। तो हमारे लिए एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट पिछले साल 2 महीने का नहीं मिला, तो इसका मतलब 10 महीने का रेंट मिला, और अब 10 महीने का रेंट मिला तो वो हमारा कितना हो गया, 2 लाख रुपए। तो यही ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाएगी, 2 लाख रुपए। ठीक है, और इस साल का रेंट हमें 25,000 के हिसाब से मिला होगा, तो 25,000 इंटू 12 कितना होता है, 3 लाख। कुछ नहीं कहा तो ग्रोस एनुअल वैल्यू 3 लाख की हो जाएगी। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, तो म्युनिसिपल टैक्सेस है 5,000 रुपीज, एनुअल वैल्यू पिछले साल की आ गई होगी 1,95,000, और इस साल की आ गई 2,95,000। लेस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन
अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 1,95,000 का 30% 58,500 माइनस करके इंटरेस्ट ऑन लोन है नहीं, तो इनकम कितनी आ गई 195,000 माइनस 58,500 1,36,500 और इनकी कितनी आ गई 295 का 30% माइनस कर दीजिए 2,06,500। अब इन्हें रिकवरी भी हुई है, तो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, तो ये हमारा 25A में इनका जो रिकवरी हुई है 25,000 रुपए की, वो माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो कितना हो गया 25,000 का 30% 7,500, तो 17,500 इनके लिए वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो टोटल इस साल की इनकम जो इनके लिए टैक्सेबल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2,06,500 प्लस 17,500 कितनी हो जाएगी 2,24,000। ये इनकी करंट ईयर की रिलेवेंट असेसमेंट ईयर की इनकम है और पिछले साल की 1,36,500, ये लास्ट ईयर की और ये करंट ईयर की टोटल इनकम जो टैक्सेबल हो जाएगी।